नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी। आजकल हम देख रहे हैं कि जैसे कुछ एमर्जिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सोशल चेंजेस जैसे होते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स, अलग अलग तरह के हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं। और चेंज के साथ अगर आप एडेप्ट होंगे तो शायद हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं आए, या शायद मैं दूसरे तरीके से बोलूँगा, चेंज के साथ आप न चले, एक जगह बैठ जाए। और अगर आपका चारों तरफ सोशल चेंजेस हो जाए और आप उसी के साथ अटक जाए तो आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। तो आपको कैसे, अभी इसका, अभी इसके ऊपर अभी एक ये बन गया, मार्केट बन गया है हेल्थ प्रॉब्लम्स का। मार्केट ठीक है, मार्केट में तो मार्केट प्रॉफिट का होता है, पर हमारा जो मेडिकल प्रोफेशन है वो भी अभी बिजनेस मॉडल हो गया उसका भी। एक बार बिजनेस मॉडल हो जाता है फिर मार्केटिंग चालू हो जाता है। और मार्केटिंग जब चालू होता है तो हम प्रॉब्लम को फाइनल परमानेंट सोल्यूशन नहीं ढूंढते। हम ऐसा एक कदम लेते हैं कि प्रॉब्लम बना रहे जिसमें कि मार्केट भी बना रहे। और ये मार्केट पहले, जो लोग बिजनेस में प्रोफेशनल बिजनेसमैन होते थे वो मार्केट में रहते थे, वो उनका दुकान रहता था। हर प्रोफेशन को अपना जीने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। पहले बिजनेसमैन ही करते थे। डॉक्टर्स उससे अलग रहते थे। डॉक्टर्स का बिजनेस से कोई लेना देंगे देना नहीं था। डॉक्टर्स का जो इसमें जाते थे, प्रोफेशन में जाते थे, वो एक कॉलिंग होता था। वो प्रॉफिट नहीं देखते थे वो। और उससे क्या होता था, वो जो जनहित के बारे में सोच भी सकते थे और जनहित में योगदान भी दे सकते थे, हेल्थ में कंट्रीब्यूट कर सकते थे। क्योंकि वो चाहते थे कि पहले के जो, जब कॉलिंग होता है कि हम चाहेंगे कि हमारा मरीज बीमारी ना हो, हमारा मरीज जल्दी ठीक हो जाए। पर अगर वो बिजनेस मॉडल में आ गए हैं, अभी मजबूरी से डॉक्टर्स को सर्वाइवल के लिए बिजनेस मॉडल में वो आ ही जाते हैं। वो जाते हैं। और बिजनेस मॉडल जरूरी नहीं है, कॉरपोरेट अस्पताल तो है ही बिजनेस मॉडल, क्योंकि उनका भी तरफ से देखे तो उनके पास भी मजबूरी है। क्योंकि इतना स्टाफ को सैलरी देना पड़ता है, इतने कॉस्टली इक्विपमेंट्स मेंटेन करना पड़ता है, इतने आपके इन्वेस्टिगेशंस, लैब, ये सब बहुत कॉस्टली हो गया है। जैसे जैसे मेडिकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहे हैं, उसका खर्चा बहुत है। और वो उनको अपना ये निकालना पड़ता है जो उन्होंने अस्पताल में इन्वेस्ट किया है, इसमें किया। तो ये बिजनेस मॉडल बन गया है। दो चीज अभी, ये एक तो कॉरपोरेट बन गया है बिजनेस मॉडल, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स बन गए बिजनेस मॉडल। अभी क्या है कि जो एकेडमिक्स है, जो मेडिकल एजुकेशन है, अभी हम मेडिसिन के बारे में ही बात करेंगे। जो हमारा मेडिकल एजुकेशन भी एक प्रकार से अनजाने में ही शायद बिजनेस मॉडल बन रहा है। मेडिकल एजुकेशन में अभी क्या हो रहा है कि सिंपल डॉक्टर्स नहीं बनाते वो, बड़े ऊंचे दर्जे के डॉक्टर्स, सभी ऊंचे दर्जे के डॉक्टर्स बनते हैं। पहले जो डॉक्टर्स होते थे, एक जनरल प्रैक्टिशनर होता था, वो नींव होता था, वो बहुत बहुत सारे होते थे, और धीरे धीरे स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी ऐसे पिरामिड होता था। क्योंकि अधिकतर 90%, 95% लोग सिंपल लाइफस्टाइल, सिंपल मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। उनको ऊपर अगर
जा रहे हैं, सुपर स्पेशलिटी स्पेशलिटी के पास जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम फेल कर रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर में फेल कर रहे हैं। अभी मॉडल उल्टा हो गया है, जो मेडिकल स्पेशलाइजेशन का है, अभी स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट ज़्यादा है, और बिल्कुल नीचे जनरल प्रैक्टिशनर है, जो कि मामूली बीमारी, मामूली हेल्थ एजुकेशन दे, डाइट कैसा होना चाहिए आपका, क्यों वो दे। तो ऐसा नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि सुपर स्पेशलिटी और स्पेशलिटी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है, पर इतना ज़्यादा नहीं है कि सभी जाए। और ये इसमें जो जनरल प्रैक्टिशनर है वो अपने आप को बहुत ही छोटा फील करता है, और घर वाले भी आजकल नहीं जाते हैं, कोई एमबीबीएस डॉक्टर पर नहीं जाते हैं, मेरे पास भी नहीं आते, क्योंकि मैंने एमबीबीएस के बाद एमडी जो किया था पॉपुलेशन हेल्थ में किया था, उसके बाद एपिडेमोलॉजी किया था। इंडिविजुअल पेशेंट में मैं, हमारा बिग डेटा, बिग ये पैटर्न देखना है, उसमें हमारे को क्लिनिकल मेडिसिन की भी जानकारी जरूरत है, पर उसके आगे जाने का है कि क्या चीज़ें हैं, क्या सोशल फैक्टर्स है जो पॉपुलेशन, और पैटर्न्स देखना है, क्या आपको सभी बीमारी एक सा होता है, अगर नहीं होता है तो क्या कारण हो सकता है। अलग अलग देशों में कई महामारी आता है, तो सभी देशों में एक से प्रभाव पड़ रहे हैं, या किसी देश में ज़्यादा हो रहा है, किसी देश में कम हो रहे हैं। तो उसको हम एपिडेमोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, पॉपुलेशन मेडिसिन कह सकते हैं, कम्युनिटी मेडिसिन कहते हैं आजकल। उससे हमको कई ये मिलते हैं कि ये दूसरे क्या फैक्टर्स है जिसके लिए इनका हेल्थ अच्छा है और इनका हेल्थ बुरा है। तो इससे फिर हम इंडिविजुअल पेशेंट को भी गाइड कर सकते हैं। और जनरल इंडिविजुअल पेशेंट क्यों बनना है, इंडिविजुअल पॉपुलेशन, लोगों को हम अवेयरनेस कर सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं कि वो अपने एफर्ट से, अपने इससे वो बीमार होने की जरूरत ही नहीं है उनको। जरूरत होगा थोड़ी देर के लिए फैसिलिटीज होना चाहिए, ठीक हो जाओ फिर आप अपने हाथ में ले लो अपना हेल्थ को। ये जैसे सर्कस में होते हैं, नीचे नेट रहता है, सब कोई ऊपर से गिरते नहीं है, पर एक नेट रहता है कि बाई चांस गिर गए तो वो बच जाएगा, उसके बाद फिर से वो ऊपर जाके अपना जिम्नास्टिक कर सकता है। तो लाइफ ऐसा होना चाहिए अपना कि भाई हम अच्छे से अपना सेल्फ संयम, सेल्फ डिसिप्लिन, हेल्दी लिविंग लाइफस्टाइल, जिससे कि हम सर्कस जैसे हम ऊपर ही रहे, अपना ऊपर रहता है, कितना आप ट्रेनिंग करो, कितना आप मेहनत करो अपना हेल्थ बनाने के लिए, बाद में वो लाइफस्टाइल हो जाता है, वो आपका हैबिट हो जाता है सांस लेने जैसा, आपको फिर मेहनत ही नहीं करना पड़ता। उसके बाद भी कभी कोई गिर सकते हैं आप, वो होता है बीमारी, एक्सीडेंट हो गया या कोई संक्रमित हो गया हो, तो उसमें आप हॉस्पिटल जाइए, बेशक डॉक्टर के पास जाइए, ट्रीट कर जाएगा, फिर वापस हो जाइए। पर अभी क्या है कि अभी पहला ये हो गया स्पेशलिटी। अभी कुछ महीने पहले मैंने देखा था कि वेस्टर्न कंट्रीज में आ गया है, एक नया स्पेशलिटी आ गया है, ओबेसिटी मेडिसिन। ओबेसिटी मेडिसिन माने मोटापे का मेडिसिन, उसमें स्पेशलिस्ट बन गए, क्योंकि अभी वेस्टर्न कंट्रीज में क्या 60% पॉपुलेशन उनका ओवरवेट है, तो बहुत बड़ा मार्केट है। और अभी देखिए ओज़ेम्पिक ड्रग आ गए, दवाइयाँ आ गए, जिससे कि आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, लाइफस्टाइल नहीं है, डाइट हेल्दी नहीं करना, आप दवाई खाइए, आपका वेट लॉस हो जाएगा। साइड इफेक्ट्स भी आ रहे हैं उसके, पर वो नहीं प्रमोट करेंगे, मार्केटिंग में उसके ये करेंगे कि इससे आप वेट कम हो जाएगा बिगर आपके कोई, हालांकि कहते हैं कि दवाई लेने के बाद भी आप लाइफस्टाइल अच्छा रखो और फिजिकल एक्टिविटी करो। वो तो कहने वाली बात है, कितने लोग करते हैं, अगर ऐसे करते तो पहले मोस्ट ऑफ द केसेस शायद नहीं भी होता ओवरवेट। पर अभी ओबेसिटी मेडिसिन एक स्पेशलिटी आ गया, उसमें अभी कारण देखने लगे हैं, और कारण इन लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि शोध कैसे भी तरीके से करो, शोध में बहुत सारे कमियां रहती है, और आप जो चाहो वो नतीजा निकाल लोगे, कोई भी रिसर्च पेपर आ जाता है। तो अभी ऐसे रिसर्च पेपर आ रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मोटापा खाली लाइफस्टाइल के लिए है, डाइट के लिए है, दूसरे भी कुछ फैक्टर्स है अंदर, कुछ ये वो वगैरह बोल के फिर वो अपना जो एंटी ओबेसिटी ड्रग्स का फिर वो मार्केट बनता है। आपका गिल्ट फीलिंग भी नहीं होगा ओबेस को कि भाई नहीं हम, पर आप देखेंगे अभी क्यों बढ़ रहा है ओबेसिटी, 20 साल 30 साल में क्यों बढ़ा। अगर वो अपने आप होता तो पहले भी है, और कुछ पॉपुलेशन ओबीस क्यों नहीं है, अगर डाइट और एक्सरसाइज नहीं है।
है कुछ लोग में डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम होते हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम होते हैं, वो बहुत कम मात्रा में होते हैं, मेजोरिटी के नहीं होते हैं, मेजोरिटी इट इज लाइफस्टाइल। और उसको अभी धीरे धीरे नज़रअंदाज करेंगे, क्योंकि अभी नॉर्मली हो गया कि सभी ओवरवेट है। धीरे धीरे वो पॉपुलेशन उस तरफ जा रहा है, वेस्टर्न पॉपुलेशन चला गया, और अभी हमारा जो मिडिल क्लास है, फास्ट डेवलपिंग इकोनॉमी है, इंडिया है, ब्राज़ील है, मोटापे की तरफ जा रहे हैं। तो ओबेसिटी मेडिसिन का बहुत बड़ा मार्केट है। और हमने ये भी देखा कि जब महामारी का हमने डेटा पूरे शुरू से हमने डेटा टैबुलेट किए हैं, और हमने और भी फैक्टर्स को टैबुलेट किए हैं, 190 कंट्री का हमारे किए, हमारे स्टाफ ने मिलके, हमारे स्टूडेंट्स ने मिलके, हमने कई इसमें लेख लिखे हैं, हमने कई इसमें कॉलम लिखे हैं, हमने कई इसमें किए हैं, कई बार किए हैं हमने। उसमें पता चला, शुरू से ही पता चल रहा था, पहले साल से, दूसरे साल से, तीसरे साल से, थ्रू आउट पता चला कि जहाँ जहाँ ओबेसिटी रेट ज़्यादा है, 60% ओवरवेट रेट है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है, ये कोविड से मौतें ज़्यादा हुई है। कई बार टैबलेट किया है ये और हमको शुरू में तो लगा था कि एल्डरली पॉपुलेशन जहाँ है वहाँ पे शायद डेथ ज़्यादा है। तो ये है, क्योंकि दो चीज़ें दोनों है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, अमेरिका, यूरोप में, वहाँ ओबेसिटी रेट भी ज़्यादा है, ओवरवेट रेट भी ज़्यादा है, और एल्डरली भी ज़्यादा है। तो हमको पहले लगा एल्डरली है, पर एक कंट्री है जापान का, जब हमने डेटा देखा, जापान का जो एवरेज एज ऑफ पॉपुलेशन वेस्टर्न कंट्री से भी ज़्यादा है, लॉन्जेविटी बहुत है, लॉन्जेविटी है, दे आर ओल्डर देन यूरोपियन, पर उनमें मोर्टेलिटी वॉज वेरी लो, 10 गुना कम था वेस्टर्न कंट्री से, थ्रू आउट उनका मोर्टेलिटी कोविड से थ्रू आउट कम था। फिर हमने जब उनका ओवरवेट देखा, उनका ओवरवेट 1/3 है, 1/3 है वेस्टर्न कंट्रीज से। एशिया का 20-25% ओवरवेट है, जहाँ पे वो 60% के ऊपर है। तब हमको लगा कि ये जो वेट क्या बताता है, ओवरवेट बताता कि आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आप वेट गेन कर रहे हो, आपका ओवर ईटिंग है, आपका लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, वो एक क्विक मार्कर है पॉपुलेशन। तो जापान का ये हमको नजर आया। फिर एक और कंट्री जिससे कि ये थोड़ा हमको और कंफर्म हो गया, ब्राजील का हमने देखा। ब्राजील का एज कम है, साउथ अमेरिकन कंट्री है, लैटिन अमेरिका, उनका एज वेस्टर्न पॉपुलेशन का एवरेज एज से कम है, पर उनका ओबेसिटी ब्राजील का वेस्टर्न कंट्री जितना है, ओवरवेट परसेंटेज 60% करीब, 58%। तो उनका मोर्टेलिटी बिल्कुल वेस्टर्न कंट्री जैसे ही था, एज कम था। जापान का एज बहुत ज़्यादा था वह, पर उनका एक 10 गुना कम था कोविड मोर्टेलिटी, वेट उनका 1/3 था। और ब्राजील का वेट सेम था, एज कम था, फिर भी उनका डेथ। तो ये जो लाइफस्टाइल ओवरवेट वगैरह है, ये अगले कोई भी, पहले हम सोचते थे कि ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, पर अभी पता चलता है कि संक्रामक बीमारी, अभी वायरस है, ये है, कोई भी आए, अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक हो, आपको प्रोटेक्शन मिलता है बॉडी को। तो एक तो मैंने कहा कि ओबेसिटी मेडिसिन आ गया है। ओबेसिटी मेडिसिन क्या है? ओबेसिटी, जो ओबीज लोगों को, वो मार्केट बन गया है, सब लोग, ओबेसिटी ठीक नहीं होगा, और वो ठीक होगा, दूसरे लोग भी आ जाएंगे जो ओबीज हो गए अगला दिन। और फिर मेडिसिन का भी मार्केट है, 15,000 एक महीने का, 15-30 से लेके 30,000 तक खर्चा है मेडिसिन का, वो भी शायद उससे भी ज़्यादा हो। अभी जब मार्केट होगा तो थोड़ा रेट कम हो जाएगा, तो और प्रॉफिट भी बढ़ता रहेगा उनका। ओबेसिटी मेडिसिन, दूसरा एक और मेडिसिन आ रहा है, बन गया है स्पेशलिटी ओबेसिटी मेडिसिन, अभी कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में स्टार्ट हो गए शायद, या हो रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज में। पर जेरेटिक मेडिसिन सब जगह आ गया, जेरेटिक मेडिसिन में ओल्ड एज का मेडिसिन, क्योंकि ये भी बहुत अभी, सभी पॉपुलेशन एजिंग है, हमारे देश में भी एजिंग बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला है इसका, एज बन गया है, क्योंकि कई कोमोबिलिटीज होते हैं। तो एजिंग पॉपुलेशन है, और एजिंग पॉपुलेशन, जो लोग इतने साल जीते हैं, वो इतने पैसा भी बहुत कमा लेते हैं, और फिर वो ऊपर जाने के पहले फिर ये मेडिकल मार्केट, रिच मार्केट है, मार्केट फोर्सेस देखेगा कि ये बहुत अच्छा, ये है टारगेट है, क्योंकि इनके पास पैसा जमा हुआ है। और तो ये है कि ठीक है,
पहले में क्या होता था, एल्डरली मेडिसिन में क्या है, मल्टीपल कोमोर्बिडिटीज है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, ये सब है। अलग अलग उनके भी स्पेशलिस्ट है, कैंसर स्पेशलिस्ट है, डायबिटीज स्पेशलिस्ट है। अब अभी जेनेटिक मेडिसिन में क्या है, मैं बोला सोशल है क्या है, पर जेनेटिक मेडिसिन अगर स्पेशलिटी आ जाता है, आ गया है, बुरा नहीं है, मतलब कुछ कुछ लोग डेफिनेटली जरूरत होगा जेनेटिक मेडिसिन। पर हम इतना कंपार्टमेंट की जरूरत है क्या मेडिसिन में, हम कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं। पहला ये सोचते हैं। दूसरा बात है, हमको एक और अपना पर्सनल होगा, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि एक बार जेनेटिक मेडिसिन आ गया तो जो आदमी एल्डरली हो जाएगा, जो बुजुर्ग हो जाएगा, वो सोचेगा भाई अभी मेरे को तो जेनेटिक मेडिसिन में जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा एक मेडिसिन, एक अलग से ब्रांच खुल जाए जेनेटिक नाम से, तो ऐसा लगता है कि ओल्ड एज एक बीमारी है। जबकि ये एक नॉर्मल स्टेज है, फिजियोलॉजिकल स्टेज। आप जब तक आप में जान है, यू कैन डू सम एक्टिविटी। तो ये सब मेरे को दिमाग में आता रहता था। फिर हमने जब महामारी देखा, जब हमने जापान का देखा, जापान का हमने जब देखा, तब मेरे को जापानीज लोगों के कल्चर लाइफस्टाइल में थोड़ा इंटरेस्ट हो गया कि ये क्या खाते हैं, कौन से चक्की का आटा खाते हैं, जैसे गब्बर सिंह ने कहा, या नहीं खाते हैं। एक्चुअली नहीं खाते हैं, ज़्यादा खाने से ओवरवेट होते हैं। तो तभी मेरे को एक इत्तेफाक वाली बात है, जब मैंने पूरा ये नतीजे में पहुंचा कि जापान का कुछ चीज है, कुछ तो है उनमें। तभी मेरे एक मेरे सहयोगी है, काफी जूनियर है मेरे से, पर हमारे सहयोगी है। उन्होंने मेरे को एक गिफ्ट किया। शायद मैं रिटायर हो रहा था, 70 साल मेरे हो गए थे, तो वो सोचा कि ये आएगा, तो उन्होंने एक किताब दिया। उसमें मेरे को पढ़ा तो मेरे को लगा देखो सब कुछ दिया है इसमें, जो कि कॉमन सेंस वाली बात है। और जापानीज का एक कोई आइलैंड है जापान में, साउथ जापान में, जहाँ के वर्ल्ड के सबसे ज्यादा एज वाले लोग रहते हैं। हर लाख पॉपुलेशन में वहाँ पे करीब 25 लोग हैं जिनका एज 100 से ऊपर है। वर्ल्ड का उसको लॉन्गेविटी आइलैंड कहते हैं। तो मेरे को वो सहयोगी जो मेरे हैं कलीग, डॉक्टर स्वाति है उनका नाम, स्वाति होंगे, उन्होंने ये किताब मेरे को दिया, इकी गाय। ये अभी काफी पॉपुलर हो गया है किताब। ये जापानीज, ये है सीक्रेट है, जापानीज सीक्रेट टू लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। ये जापानीज सीक्रेट टू लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। तो मैं सोचा इसमें कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा। जैसे मैंने पहले बताया कि वहाँ पे एक आइलैंड है। इकी गाय का भी मतलब भी बहुत अच्छा बताया है इसमें। और इसमें इसमें फिर किताब मैंने जब पढ़ा, तो ये आइलैंड का नाम है, एक आइलैंड है, दैट वन प्लेस इन पर्टिकुलर, ओगीमी, OGIMI, ओगीमी रूरल टाउन है, नॉर्थ एंड ऑफ द आइलैंड, पॉपुलेशन 3,000 है, बोस द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सबसे ज्यादा बुजुर्ग रहते हैं। और उसमें 25 लोग, 1 लाख में 25 लोग। एक जापानीज है, एक्स्ट्रा जापानीज ऑन द आइलैंड ऑफ ओकिनावा, ओकिनावा, OKINAWA, ओकिनावा आइलैंड। तो फिर वहाँ पे लोगों ने, रिसर्चर ने ये किया कि उनमें क्या, उनका स्टडी, ये एक्चुअल एपिडेमोलॉजी यही है। या आप पैटर्न देखिए, फिर ये देखिए, या बीमारी ज़्यादा हो रहा है उसका वजह देखिए, या उल्टा भी देख सकते हैं। हेल्थ भी स्टडी करना है, हम हेल्थ भूल जाते हैं, हम खाली बीमारी स्टडी करते हैं। तो ये शोधकर्ताओं ने हेल्थ को स्टडी किया कि ये लॉन्जेविटी है, तो इनका फिलॉसफी क्या है लाइफ में, इन लोग क्या कर रहे हैं, इन लोग इतना ज़्यादा क्यों जी रहे हैं। और कोविड के टाइम जापान में सबसे कम मोर्टालिटी था। आप डेटा देख लें, क्योंकि वर्ल्डोमीटर में पूरे 5 साल का डेटा मिल जाएगा, आजकल नहीं आता है, शुरू के 3-4 साल के तो मिल जाएंगे। उसमें उनका हमेशा कम रहा है, केसेस भी कम रहे हैं, जबकि उनका इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन भी नहीं किया था उन्होंने। और उनके डेथ्स तो बहुत कम थे। और जितने भी केसेस और डेथ्स हुए, ये भी आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। मास वैक्सीनेशन रोल आउट होने के बाद, डेट ऑफ मास वैक्सीनेशन है, उसके बाद उनके केसेस और डेथ्स बढ़ गए। मैंने, ये जो कहते हैं ना, वैक्सीनेशन से हमने केसेस प्रिवेंट किए, डेथ्स प्रिवेंट किए, जापान का डेटा बिल्कुल बता रहा है कि वो बिगर वैक्सीन के उनके केसेस और डेथ्स नहीं हो रहे थे। और अभी कई जगह जापान से शोध आ रहे हैं कि शायद दुष्प्रभाव है टीके के, पर ये इस टाइप के शोध को ज़्यादा ये नहीं दिया जाता है।
पर जापान का आप जरूर देखें, वर्ल्ड में देखें, ये आंकड़े पब्लिक डोमेन में है। कोई भी देख सकता है कि 2021 तक, 2021 तक उनके, जबकि फर्स्ट वेव सेकेंड वेव सब हो चुके थे, उस टाइम उनके केसेस और डेथ्स बिल्कुल कम थे। पर जब मास वैक्सीनेशन रोल आउट है उसके बाद से उनके ऊपर मैंने भी कई बार ये डेटा मैंने ये किया, और इसको मैं बहुत अच्छा ये देता था, इसका एविडेंस सबूत, कि लाइफस्टाइल और जनरल हेल्थ, जो कि ओबेसिटी से हम अंदाजा लगा सकते हैं, सबसे अच्छा प्रोटेक्शन है कम से कम इस बीमारी का, जिसका कि ऐसे ही मृत्यु दर बहुत कम था। इस बीमारी का हम ये नहीं कहेंगे कि हो सकता कोई कोई बीमारी ज्यादा ये है, पर ये बीमारी ऐसा नहीं था। इट इज ये जो लोग कमजोर थे, जो लोग कमजोर, मैं कहूँगा एजेड भी नहीं कहूँगा, क्योंकि जब जापान का जो डेटा बताता है कि एजेड लोगों को कुछ नहीं हुआ ज्यादा फर्क वहाँ पे। तो उन्होंने कहा है कि इसमें जो आइलैंड के जो लोग हैं, फिर बहुत, ये तो पूरा किताब तो मैं नहीं बताऊंगा, इनके मेन पॉइंट्स बताऊंगा कि इनका जो लाइफस्टाइल है वो कैसा है, और इकिगाई का क्या मतलब है, ये जानना बहुत जरूरी है। इकिगाई का क्या मतलब है, और ये जो लाइफस्टाइल है, ये हालांकि मेरे को दिया कि जब मैं 70 साल का था तब दिया, तो मतलब ऐसा लगा था कि ये खाली एल्डरली लोगों के लिए है, तब मेरे को लगा। और इस किताब में भी दिया है, मैंने पढ़ा है इस किताब को, इस किताब में भी दिया है कि ये लाइफस्टाइल जरूरी नहीं है जब आप बुजुर्ग हो तब स्टार्ट करना है, आप चाइल्डहुड से स्टार्ट करना है। क्योंकि ये जो मोटापा है, ओबिसिटी है, ये 20-20 30-30 साल में इफेक्ट होता है जाके। आज आपका हेल्दी नहीं होगा, आपको हार्ट अटैक 20 साल बाद होगा। ऐसे नहीं होगा कि पिछले साल अनहेल्दी रहे, जैसे अभी आ रहे हैं ना, अभी यंग लोगों में अचानक मौतें हो रही है, बड़े बड़े एक्सपर्ट आ रहे हैं, वो भी शायद ये किताब ले लेंगे, बोलेंगे देखो ये लाइफस्टाइल का असर होने में टाइम लगता है। ये नहीं कि 2 साल पहले इनका लाइफस्टाइल नहीं ठीक था, फास्ट फूड ले रहे थे, तो 2 साल बाद इनको सडन डेथ हो गया। कुछ लोगों में हो सकता, कुछ बच्चों में हो सकता जिनको कोई कंज, पर हम पॉपुलेशन लेवल डेटा, फिर से हम कह रहे हैं कि हमने पॉपुलेशन लेवल आंकड़े देखे हैं कि यंग एज में सडन डेथ्स बढ़ गए ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये 2-3 साल में ही बढ़े हैं। क्योंकि अगर वो लाइफस्टाइल और डाइट से होता वो कई, तो इसीलिए 20 साल का ये है। और 20 साल बाद भी कभी भी कर सकते हैं, किसी भी एज में ये लाइफस्टाइल आप चालू कर सकते हैं। क्योंकि मैं खुद का, मेरा लाइफस्टाइल बीच में थोड़ा खराब हो गया था, कि मैं थोड़ा स्मोकिंग वोकिंग करता था, जो कि मैंने छोड़ दिया। तो बीच बीच में खराब हो गया था, बट फिजिकली मैं हमेशा एक्टिव रहा, तो अच्छा हो सकता उसकी वजह से थोड़ा खिंच गए 70 तक। अभी तक तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं लगता है, पता नहीं, इंशाल्लाह। तो ये इनके जो 10 पॉइंट्स का निचोड़ दिया है एंड में, वो 10 पॉइंट्स में मैं टिप्पणी करूंगा इकिगाई। तो ये सब हो, तो आपको अलग से ओबेसिटी मेडिसिन का स्पेशलिटी खोलने की जरूरत नहीं है, जेनेटिक मेडिसिन का स्पेशलिटी खोलना, अरे यार एक डॉक्टर काफ़ी है यार। हाइपरटेंशन 50 साल में ट्रीट करेगा तो 80 साल में भी कर देगा ना यार वो। वही दवाई है, थोड़ा बहुत ट्रायल एंड एरर, अलग से। चलो, बढ़े जा रहे हैं, स्पेशलिटी बढ़े जा रहे हैं, उसमें क्या है कि टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, वो फ्रैगमेंट हो रहे हैं। हमारे पास नहीं है, हमारे जो कंट्री है अफोर्ड नहीं कर सकता, हमको बहुत डॉक्टर्स की जरूरत है जो हर टाइप के बीमारियां देख ले। एक डॉक्टर 4 टाइप का देख ले, अभी एक एक वो दुकान खोल के बैठ जाएगा, मार्केट तो हो ही गया है तो दुकान, तो वो वही चीज देखेगा। उसका जो 90% स्किल वेस्ट हो रहा है ना। जब हम एमबीबीएस पढ़ते हैं तो सब स्पेशलिटी थोड़ा पढ़ते हैं, और फिर जाके हम 5% लेके बैठ जाएंगे, तो 95% हमारा नॉलेज वेस्ट हो रहा है ना, जो गवर्नमेंट ने खर्चा किया हमको, हमने टाइम बताया, और हम लोग इतने ट्रीटमेंट नहीं मिल रहे हमको। और कुछ रखो आप, कुछ स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट रखो कि वो इन लोगों से नहीं संभलेगा, इन लोग पे स्क्रीन करके भेजेंगे। अभी तो सीधा चले जाएंगे सब वहीं पे, जितने बोलेंगे चलो 70-60 ईयर्स बाद सब उधर जाओ, ये इधर जाओ, मोटे लोग इधर जाओ, तो वो फिर ऐसे चलेगा फिर तो पहला जो है, पहला जो इन्होंने पॉइंट दिया है, 10 पॉइंट्स टू हेल्थ एल्डरली लॉन्जेविटी, मतलब वो आपको वो जो आइलैंड जैसे 100 क्रॉस करना है,
स्टे एक्टिव, डोंट रिटायर। उनका वोकेबलरी में जापान में रिटायरमेंट नहीं है। हमारे यहाँ एक साइकोलॉजिकल भी हो जाता है कि बस रिटायर हो गए, बैठ गए, खटिया पकड़ लिया, तो उससे और हमारा हेल्थ, माइंड बॉडी का रहता है। दोज हु गिव अप थिंग्स दे लव ड्यूरिंग एंड डू वेल लूज द पर्पस इन लाइफ। जो चीज़ आपको अच्छा लगता है वो कंटिन्यू करने का है। वो अगर आप रिटायर हो गए तो फिर क्या है कि पर्पस, लाइफ का जो पर्पस है उसी को इकिगाई कहते हैं। हर इंसान को अपना लाइफ में जो चीज़ उसको अच्छा लगता है, जिससे वो, उसको वो उसी के लिए करता है, वो पैसे के लिए नहीं करता है या मार्केट के लिए नहीं करता है, तो उसमें वो टायर्ड नहीं होता है। अभी आपको याद होगा नारायण मूर्ति ने बोला 80 घंटे या जितने भी घंटे काम करना है, तो उसके लिए ठीक है, क्योंकि उसका वो इकिगाई है, वो उसको, वो टायर्ड नहीं फील करेगा। जो चीज़ आप काम करते हो उसके आपके लिए वो काम नहीं है, वो प्ले है। तो प्ले हो तो आप टायर्ड नहीं होते, आप मेंटल टायर्ड नहीं होगे तो फिजिकली भी टायर्ड नहीं होगे। टायर्ड कब होता है? जो आदमी जो चीज़ अच्छा नहीं लगता वो करता है। तो इसीलिए आपका जो वजूद ढूंढना बहुत जरूरी है। आपका जो पर्पस क्या है, आपको कौन चीज़ करने में टाइम लगता है। यंग एज में कई चीज़ एक्सपोज होना चाहिए, रेंज एक्सपोज है, उनमें से फिर आप कुछ ढूंढोगे, उसमें इकिगाई है। तो दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट हेल्पिंग आउट एंड शेपिंग द वर्ल्ड अराउंड इट। आप सोसाइटी को वापिस दो, रिटायरमेंट के बाद जो भी आप करो उसमें आपका हेल्थ बना रहेगा। फिजिकली भी एक्टिव रहना है। टेक इट स्लो। दूसरा है कि आप ज़्यादा हमेशा, जो अभी का जो जनरेशन है उसके लिए है कि आपके पास टाइम नहीं है, हमेशा हरीड हो, फैमिली के लिए टाइम नहीं है। तो ये कहते हैं कि सब कुछ करो, आप इंजॉय करो, आपका क्वालिटी, अगर आपको पैशन होगा, इकिगाई होगा, तो आपका कम, 1 घंटे में आपका आउटपुट 4 घंटे में जो लोग करते हैं उससे ज़्यादा हो सकता है क्वालिटी वर्क। तो उसमें आप स्लो करना, आप जल्द टेंशन नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना। आप जितना धीरे चलोगे उतना आगे तक पहुंच जाओगे, ये दिया है। अर्जेंसी नहीं होना चाहिए हर चीज में, अर्जेंट, और टाइम अपने आप आपके पास आएगा। और इसमें क्या होता है, जब आप स्ट्रेस लेते हो, आप टेक इट इजी नहीं लेते हो, टेक इट स्लो लेने के लिए बोल रहा है। आप जापानी देखेंगे आराम से, वो कोई उन लोग पैनिक नहीं करते। वहाँ पे आप अर्थक्वेक के बाद भी देखोगे बेचारे लाइन में खड़े, कोई भागा दौड़ी नहीं है, स्टैम्पीड नहीं है। उनके यहाँ बड़े बड़े हादसे हुए हैं, एटम बम गिरे थे, उसके बाद वो रिकवर करे, क्योंकि जितने सेटबैक्स आते हैं उससे और स्ट्रांग होते हैं। तो आप अगर हमेशा परफेक्शन करोगे, जल्दी में रहोगे, तो आपको टेंशन के लिए आप ओवर ईटिंग भी करोगे। आपने खुद देखा होगा, जब आप जल्दी में रहते हैं तो आप फॉर ये ओवर ईट कर जाते हैं। आप शांत रहोगे, आपको काम रहोगे, तो आपका अदर ये भी बैड हैबिट्स भी नहीं, ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये सब आ जाता है स्ट्रेस के साथ। स्ट्रेस के साथ स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं है, खाना भी लोग स्ट्रेस रिलीफ के लिए लेते हैं, और वो भी स्वीट फूड, सॉल्ट फूड। उससे किक मिलता है स्वीट फूड से, ब्लड, ब्रेन में शुगर ये होता है, उससे फिर ओबेसिटी हो जाता है। दूसरा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा, पहला हो गया एक्टिव रहिए, दूसरा है टेक इट स्लो, स्ट्रेस नहीं रहे, हमेशा भागते नहीं रहे। तीसरा है कि आप पूरा पेट भर के नहीं खाइए, 80% खाइए, 20% पेट में जगह छोड़ दीजिए। जस्ट आपको तब तक नहीं खाइए जब आपको लगता है कि आपका पेट भरने के पहले ही आप अंदाजा लगाइए, इतने में मेरा कल पेट भर गया था तो आज मैं इससे थोड़ा कम खाऊंगा, 20%। इसका एक फिजियोलॉजिकल भी है, मेडिकल एंड फिजियोलॉजिकल भी इसका वजह है। फिजियोलॉजिकली क्या होता है कि ब्रेन में एक सैटाइटी सेंटर होता है। इन्होंने तो अपना ट्रेडिशन से बताया, पर हम फिजियोलॉजी में जो मेरे को ज्ञान है, तो ब्रेन में एक सेंटर होता है जो कि रिसेप्टर्स पेट में होते हैं। जब आप खाना पेट भर जाता है तो वो मैसेज भेजता है कि अभी हमारा सटाइटी, अभी हमको और खाने की जरूरत नहीं है। पर ये, इसमें थोड़ा कम गैप रहता है। जब तक ये जाता है तब तक आप 2-3 निकाले और खा लेते हो, एक आध हेल्पिंग और ले लेते हो, मैसेज पहुंचते पहुंचते। तो इसलिए थोड़ा 20% आप कम खाएंगे तो वो आइडियल होंगे। पूरा पेट भर के नहीं खाना है। और हमारे यहाँ थोड़ा मेहमान नवाजी भी ज़्यादा होता है, ज़बरदस्ती खिलाया जाता है, एक और ले लो, एक और ले लो, हम खा भी लेते हैं। और इतने फेस्टिवल जाते हैं, मिठाई ये वो, अभी रक्षाबंधन खत्म हुआ, अभी 15 अगस्त आ गया, फिर अभी फिर कोई, हर फेस्टिवल में
तो ये थोड़ा देखने का है, पेट नहीं भर के खाओ। चौथा ये है कि सराउंड योरसेल्फ विद गुड फ्रेंड्स, फ्रेंड सर्कल और फैमिली सर्कल, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत जरूरी है। इससे अपना साइकोलॉजिकल इमोशनल हेल्थ स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छा रहता है, तो फिजिकल हेल्थ अच्छा रहता है। ये यूरोप में भी ये स्टडीज हो चुके हैं। यूरोप में वो हाई फैट वाइन वाइन अल्कोहल स्मोकिंग कई जगह ऐसे हैं कि इन लोग सब ले रहे हैं, जो कि सो कॉल्ड रिस्क फैक्टर्स, पर उनका ये पता चला वो कम्युनिटीज में बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, सोशल बॉन्ड। और एक चीज मैं बता दूं, जापान में भी स्मोकिंग रेट बहुत हाई है। ये सब तो ठीक है, पर स्मोकिंग फिर भी उनका लॉन्जेविटी ज्यादा है। तो ये जो हम निकालते रहते हैं ना थोड़ा थोड़ा रिस्क फैक्टर्स, ये थोड़ा थोड़ा खुरेदता है। मेन आपका ये अच्छा हो तो ये छोटे छोटे ये नहीं होंगे। अभी जैसे एक्सपर्ट्स आ रहे हैं कि ये है वो है। गुड फ्रेंड्स, अच्छा बॉन्डिंग होना चाहिए, फ्रेंड सर्कल होना चाहिए। गेट इन शेप फॉर द नेक्स्ट बर्थडे, एक बर्थडे खत्म हुआ, अगले बर्थडे के लिए फिर से फिट रहो आप। पानी जैसे रहो, पानी एक जगह रुकता नहीं है, फ्लो होता रहता है। एक जगह आप रुक गए, जैसे आप बैठे हो तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल, वेट गेन, ओवर ईटिंग, एक जगह बैठने से भी आदमी ज्यादा खाता है, चलता रहता है तो उसमें इधर उधर बिजी रहता है वो, फ्रेंड लोगों से मिलता है, बात करता है। बेटा बैठा है तो भाई जोमेटो और टोमेटो ये सब आजकल तो और इजी हो गया है टेम्पटेशन। टोमेटो है, जोमेटो जोमेटो है। तो ये एक्सरसाइज, एक्सरसाइज एक्टिव रहो। एक्सरसाइज से हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, डोपामिन, एंडोर्फिन, जो कि आपको बाहर का नशा की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज, स्माइल, मुस्कुराते रहना है। स्माइल से आपका एक तो बॉन्डिंग होता है, उसके बाद कई ऐसे चेंजेस होते हैं बॉडी में, पॉजिटिव चेंजेस होते हैं, ऑक्सीटोसिन, ये वो, वार्मथ, ये स्माइल। रिकनेक्ट विथ नेचर, नेचर के साथ रिकनेक्ट करो, हम वहीं से आए हैं, हमको उनको रिकनेक्ट करना है। और उससे आप क्या देखना, हार्मोन्स, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ सब ये होते हैं। थैंक्स, गिव थैंक्स, हमेशा जो जो आपने जिंदगी ने आपको दिया है उसका देखना, गिलास आधा भरा है देखना, गिलास आधा खाली नहीं देखने का है। हमेशा जो चीज आपके साथ अच्छा हुआ है वो देखने का है। मेरे को याद है एक इसमें, इस सिलसिले में एक याद है कि आर्थर ऐसे था, टेनिस चैंपियन अमेरिकन का, ब्लैक था, निक टेनिस चैंपियन था। उसको, उसकी कोई गलती नहीं थी, उसको कोई हार्ट ट्रांसप्लांट कुछ ये बाईपास सर्जरी वगैरह हुआ था। तो जब वो 50 60 या 50 क्रॉस कर गया था शायद, बहुत अच्छा टेनिस नंबर वन था एक जमाने, आर्थर ऐसे। तो उसको जब ब्लड दिया था उस टाइम 1980 में था, जबकि नया नया HIV आया था, उस टाइम मालूम नहीं था HIV क्या है और कैसे फैलता है। उस टाइम ब्लड का स्क्रीनिंग नहीं होता, HIV वायरस का स्क्रीनिंग नहीं होता था। तो वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से उसको HIV हो गया था, एड्स हो गया था फिर। तो उसको पूछा एक बार, किसी इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपको ये नहीं लगता है, आप को गुस्सा नहीं आता है कि आपको ये हो गया है, आप बीटर फील नहीं करते हो आप, मतलब क्रोधित तो, क्रोधित नहीं होते हो आप कि हमको ऐसा क्यों हुआ क्यों हुआ। कहते हैं ना हमारे साथ क्यों हुआ ऐसा, हमारे साथ क्यों हुआ। तो आर्थर ऐसे ने जवाब दिया कि देखिए, हमारे साथ इतना कुछ अच्छा हुआ पूरी जिंदगी में, मैं तो एक गरीब कम्युनिटी से आता था, ऊपर से मैं ब्लैक था जो कि ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेशन, मेरे को टेनिस खेलने का मौका मिला, मेरे को अच्छे कोच मिले, मेरे को इतने सब, हमेशा मेरे को इतना इतना। तब मैंने नहीं पूछा अपने खुदा से कि भाई मेरे साथ ही ऐसा अच्छा क्यों हो रहा है। अच्छे के टाइम हम बोलते भी नहीं कि हमारे साथ अच्छा हो रहा है, बुरा थोड़ा भी कुछ बुरा होता तो बोलता हमारे पास इतने अच्छे हुए कि ये कैंसिल हो जाता है, एक चीज बुरा से कोई फर्क नहीं। तो ऐसा एटीट्यूड वो जापानीज भी बोलते हैं कि आपको गिव थैंक्स। और नौवा कहते हैं लिव इन द मोमेंट। और गिव थैंक्स में ये भी है कि अपने पुराने दुश्मन को भूल जाओ, आप दुश्मनी नहीं रखना चाहिए, फॉरगिव। अब डर नहीं जमाने में किसी का, हमने तो दुश्मनी भी दोस्ती में ढाल दी, शायद ऐसा कोई गजल भी है। थोड़ी सी पी शराब थोड़ी उछाल दी, थोड़ी उछाल दी, इसमें भी गजल में भी काफी मीनिंग है हमारे,
कि थोड़ी सी पीली शराब थोड़ी उछाल दी, जिंदगी ऐसे ही काट दिया भाई, ठीक है थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा हुआ है, दोस्त दुश्मनी भी भूल गए, दोस्ती में ढाल दी। तो वो ऐसा गजल है, गुलाम अली का ने गाया है। तो ऐसा उनका एटीट्यूड है कि भाई थैंक करो। नाइन्थ पॉइंट उन्होंने दिया है, लिव इन द मोमेंट। ये बड़े लोग बोलते हैं कि अभी जो है वही आपका असली चीज है, जो बीत गया वो वापस नहीं आ सकता, आगे का हमको मालूम नहीं है। मोस्टली हम पुराने इसमें वही टाइम वेस्ट करते रहते हैं। आज ही जो है उसी का मैक्सिमम यूज करो, लिव इन द मोमेंट पीसफुली, आगे का ना सोचो। आगे का भी हम तो नहीं सोचते, WHO हमको डराता रहता है, अगला महामारी अगला, अरे देखा जाएगा जब आएगा, अभी तो नहीं है ना। तो पब्लिक हेल्थ में ऐसा ही था कि पैनिक नहीं क्रिएट करो अननेसेसरी। अभी का तो हम हेल्थ सर्विसेज दे नहीं पा रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स, अभी एम्स से भी कितने डॉक्टर छोड़ के चले गए, कल के पेपर में था, एम्स न्यू दिल्ली से भी डॉक्टर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, सब बिजनेस मॉडल में जा रहे हैं। कॉलिंग नहीं है अभी। एक जमाना था एम्स में डॉक्टर था तो बस यार एम्स में है, वही काफी होता था, अभी नहीं है। अभी कॉर्पोरेट मॉडल, बिजनेस मॉडल है, सब एम्स से छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। खोखला बन रहा है हमारा ये। ऐसे में इकिगाई नहीं है ना। वो इकिगाई वाला पैसे की परवाह नहीं करता है यार, इकिगाई वाला फोकट में भी खुश रहता है, अपने काम में उसको जोश आता है। अपने काम में जोश आता है। मेरे को याद आया, एक हमारे जर्नलिस्ट जो है क्यू वाइफ के आशुतोष जी, उनसे बात हो रहा था। वो पहले ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे गवर्नमेंट जॉब में, और उनको दूरदर्शन से मिला उनको, तो वो उसमें छोड़ के चले गए वो। और उनका जो इंटरव्यू लिया, उन्होंने बोला भी ये दूरदर्शन गवर्नमेंट जॉब नहीं है पूरा ये। तो वो बोला हम तो बोलते हम तो फ्री में भी काम करने को तैयार है, हमको इतना पसंद है ये टीवी वगैरह ये वो। तो उसको इकिगाई है, उसको पैसा की जरूरत नहीं पड़ती है, और खुश रहता है बिगर पैसे का। मिल जाता है पैसा, आ जाता है जाता है, वो भी आते हैं जाते हैं। और आखिरी वाला वही है, फॉलो है इकिगाई। इकिगाई मतलब आपके लाइफ का क्या है, पैशन क्या है, अंदर क्या चीज करने में आपको अच्छा लगता है। क्या कोई आपका, हर आदमी में कोई ना कोई, हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट रहता है, एंड बेस्ट वो करता है। और अगर ढूंढो अपना इकिगाई, कईयों को टाइम लगता है ढूंढने में, और उसमें थकान दूर हो जाता है, थकान दूर हो जाता है, हेल्थ अच्छा हो जाता है, फिर उसमें जेनेटिक मेडिसिन और ओबेसिटी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये तो किताब में दिया है। इसके बाद इसी से शायद कुछ भाव तो आ गए हैं इसमें, जैसे गिलास आधा भरा आधा खाली, है इसमें दिया है कि थैंक करो। तो एक मैंने पढ़ा था कहीं, अभी मेरे को एग्जैक्ट सोर्स याद नहीं है, वो भी हमने पढ़ा था कि जापानीज फिलोसफी है। जापानीज फिलोसफी ये है कि हर इंसान में कुछ अच्छे चीज होते हैं, कुछ बुरे चीज होते हैं, हर सिचुएशन में कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं, हर इमारत में कुछ अच्छी होती बुरा होती, और वो इमारत भी उन लोग परमानेंट नहीं बनाते। उसमें एक और चीज दिया है, मैं बताने, किताब में कई चीजें दिया है, एक और दिया है कि वो परफेक्शन के पीछे नहीं भागते हैं, कि हमको बिल्कुल परफेक्ट की जरूरत नहीं है, इम्परफेक्ट को अप्रिशिएट करते हो, क्योंकि परफेक्शन कभी आता नहीं है, और उसमें आप अननेसेसरी टाइम वेस्ट करते, टेंशन करते हैं आप, स्ट्रेस होता है। तो इम्परफेक्ट चीजें में भी ब्यूटी ढूंढ लेते हो। तो उन्होंने, एक मैंने जापानीज कहीं पढ़ा था, शायद वो कहते, कोई फिलोसोफर ने कहा था उनके, कि हर इंसान के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, तो वो उसमें कुछ बुराइयां भी होगी और कुछ अच्छी अच्छी चीजें भी होंगी, अच्छे गुण भी होंगे। तो आप उसके अच्छे गुण से अपना काम बना लो, उसके साथ कनेक्ट हो आप। जरूरी नहीं है इंसान को पूरा ही आपको कनेक्ट करना है, उसका जो अच्छा पार्ट पार्ट आपको लगता है। हर आदमी, इंसान का अलग नजरिया होगा, किसी को जो चीज़ आपको बुरा लगता है किसी को अच्छा लगेगा, तो आपको उसमें जो अच्छा लगता है उसी के साथ इंटरफेस करो आप। जब भी आप उसके साथ इंटरफेस करते हो, उसका सर मान लो पर और कोई चीज़ में बिल्कुल आप उससे सहमत नहीं हो, उसका पॉलिटिकल ये अलग होगा, या उसका कुछ जेंडर बायस होंगे, पर कुछ चीज़ में वो बहुत अच्छा होगा, तो आप उसका खाली अच्छा पोर्शन से इंटरेक्ट करो। और ऐसे जितने से भी बोलेगा सबका अच्छा पोर्शन से इंटरेक्ट करो। हर आदमी संपूर्ण नहीं होता है, इम्परफेक्ट में हर आदमी में मिलेगा। ज्यादा दिन रहोगे तो इम्परफेक्ट में मिलने लगता है, तब आप क्या करते हो, आपका नजरिया इम्परफेक्टनेस की, आप खाली इम्परफेक्टनेस ही देखते हो, उसके जो 10 अच्छे गुण है वो नहीं देखते हो।
उससे धीरे धीरे आपके रिलेशंस कमजोर होते रहते हैं। तो आप इम्परफेक्ट, चाहे वो इमारत हो, इम्परफेक्ट हो इमारत, जो अच्छे पोर्शन है इमारत के उसको अप्रिशिएट करो, उसमें कला देखो। कलाकार भी ह्यूमन है, इम्परफेक्शन, नेचर में भी इम्परफेक्शंस होते हैं, कितने एनोमलीज होते हैं, कंजेनिटल एनोमलीज। तो नेचर भी, कुदरत भी परफेक्ट नहीं है। तो परफेक्शन एक ये है, एक माया है। तो आप किसी भी आदमी को जज नहीं करो कि यार ये तो है, पूरा आदमी को आपने उसको ये, जापानीज ये कहते हैं कि उसमें जो अच्छाई है, बुरे से बुरे आदमी में जो अच्छाई है उसको देखो और उससे आप अपना क्या इंटरेक्ट करो। अगले आदमी का उससे दूसरा अच्छाई देखो, तीसरे से, तो आप पूरे अच्छाई है आप, उससे आपका एनरिचमेंट होगा। आप सब इंसानों का अच्छाई एसिमुलेट करोगे तो आपका एनरिचमेंट होगा। बुराइयां को नजरअंदाज कर दो, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जिसमें कि आपके 100% मैच कर दो। आप खुद भी देखो ना, आप उनसे 100% परफेक्ट होते हैं, अगले को कौन जज करना है। तो ये हमको मैसेज देना था आज, कि ये मैंने पढ़ा किताब और मैं देख रहा हूँ कि ये सब को, जो सिंपल चीजें हैं, थोड़ा इसमें डिसिप्लिन अपना आत्म, ये सब के अलावा आपके रोज नया कोई स्पेशलिटी खुल रहा है, नया कोई ये निकल रहा है, दवाई निकल रहा है, तो वो हम मार्केट फोर्सेस की तरफ जा रहे हैं। गवर्नमेंट, बड़े बड़े गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, एम्स वगैरह से भी डॉक्टर नौकरी छोड़ के जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहा है हमारा ये प्रोफेशन। चलो आज इतना ही बताना था। धन्यवाद।